अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका से मुझे बड़ी मोहब्बत है। 2012 में जब मैं आइज़नहोवर फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुआ तो मैं गया था श्रीलंका, और फिर मुझे वो श्रीलंका बहुत ज़्यादा पसंद आया। पिछले 10 सालों में मैं कोई 12-15 मरतबा श्रीलंका जा चुका हूँ। अब टोटल अगर ड्यूरेशन मिलाएं कि जो मैं श्रीलंका में स्टे किया है वो 7-8 महीने बनते हैं। यहाँ तक कि जो सिंघालीज़ लैंग्वेज है अब तो मुझे वो भी समझ में आने लग गई है। जब मैं वहाँ पे होता हूँ तो कुछ ना कुछ बात सिंघालीज़ में कर ही लेता हूँ। तो श्रीलंका मैंने बहुत ज़्यादा घूमा, अपनी फैमिली को भी घुमाया। निगम्बो, कोलंबो, रत्नापुरा, अंधुरापुरा, जाफना, केंडी, नूरेला, कौन सा ऐसा शहर है जो नहीं देखा। श्रीपादा जो आदम्स पीक है वहाँ से लेके हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की बैठक तक पूरा देखा हुआ है। आसपास में जो आयरलैंड है जो इवन श्रीलंका और इंडिया की मुश्तरका बीच में है, वो तक भी सारे के सारे घूम लिए। तो श्रीलंका को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। इवन जो उनके लास्ट इलेक्शन हुए, उनका रुवान डिफेंस मिनिस्टर था, उनकी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपेन वगैरह में काफ़ी हिस्सा लिया, काफ़ी काम करने का मौका मिला, तो मुल्क के बारे में अच्छा सा पता है। श्रीलंका आप सबको जैसे सुनाई आपने कि वो बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है। ये हुआ किस तरीके से? 3-4 श्रीलंका ने काम गलत किए। ये तमाम बातें बताने का मकसद जो है वो ये है कि हम दुनिया से सीखें और फिर उन तमाम लेसन्स को अपने मुल्क पे देखें, उन लेंसेज से अपने मुल्क पे देखें और देखें कि हमारे मुल्क पे क्या हो रहा है। ये सारी कहानी शुरू होती है महिंदा राजापाक्से से। महिंदा राजापाक्से साहब जो थे ये प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के। इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा लूटा, तो अपोजिशन ने एहतजाज किया तो ये रिज़ाइन कर गए। उसके बाद इनके जो भाई थे महिंदा राजापाक्से, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो मुल्क के सदर बन गए। जैसे ही महिंदा राजापाक्से साहब मुल्क के सदर बने, उन्होंने अपने भाई को जो गुज़िश्ता सदर थे उनको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जो नए बने, पुराने थे महिंदा राजापाक्से, इनके जो भाई थे गोताबाया राजापाक्से, वो सदर बने और महिंदा राजापाक्से को उन्होंने वापस प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने अपने एक और भाई को चमल राजापाक्से को इरिगेशन का मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने अपने एक और भाई को बासिल राजापाक्से को फाइनेंस का मिनिस्टर बना दिया। महिंदा राजापाक्से ने अपने बेटे को स्पोर्ट्स, नमल राजापाक्से को स्पोर्ट्स का और यूथ का मिनिस्टर बना दिया। तो एक अजीब व गरीब कैबिनेट थी जिसमें 4 भाई और एक बेटा, 5 बंदे की फैमिली के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की पोस्ट के ऊपर थे। एक के पास डिफेंस है, एक के पास फाइनेंस है, एक के पास इरिगेशन है, एक के पास यूथ है, और बड़ा गर्क कर दिया मुल्क का अपनी ज़ाती अना और फैमिली के चक्कर के अंदर। चाइना से बहुत सारे लोन ले लिए, हम बतूता में पोर्ट खोल दिया जो शुरू होने से पहले दिन से ही $300 मिलियन साल के नुकसान के ऊपर था। बड़ा सारा एयरपोर्ट बना दिया। उस एयरपोर्ट पे पहले तो प्लेन नहीं उतरता था, प्लेन उतरने लगा तो इतने पैसे भी नहीं कमाता था कि अपने बिजली का बिल खुद पे कर सके। बड़ा सारा ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस सेंटर खोल दिया जो आज तक बंदे, जिसमें आज तक कोई कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकी। तो ये बड़े बड़े इतने खर्चे किए तो आवाम चीखने लगी। अब आवाम चीखने लगी तो उन्होंने टैक्स सब्सिडीज़ दे दी, टैक्स कर दे दिया, इस पर भी टैक्स माफ़, इस पर भी टैक्स माफ़, इस पर भी टैक्स माफ़। उससे हुआ ये कि जो मुल्क पैसे कमाता है वो कमा नहीं सका। जब कमा नहीं सका तो उधार कैसे चुकाएगा, किस्तें कैसे देगा, बाकी कैसे करेगा, अकाउंट डेफिसिट में आया और मुल्क का ये हाल हो गया। दूसरा काम ये किया कि उन्होंने जीएमओ वगैरह की फर्टिलाइज़र को बैन कर दिया कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। अब लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, फसल वो नहीं निकली। ज़मीन को टाइम लगता है जब आप स्विच करते हैं फर्टिलाइज़र से नॉन फर्टिलाइज़र बेस्ड के ऊपर, तो सारी की सारी जो क्रॉप्स थी वो हो नहीं सकी और ये इस स्पायरल के अंदर चला गया। अब उसके बाद एहतजाज हुए, उन्होंने फ़ौज को बुलाया, लोगों पे टॉर्चर किए, मारा। खैर अब आवाम काबू से बाहर हो गई है। वो साहब रिज़ाइन दे के चले गए। आर्मी ने उनको बचाया हुआ है, कहीं नेवल बेस में छुपाया हुआ है जाके, क्योंकि पब्लिक के सामने तो आ नहीं सकते। तो रनील विक्रमसिंघे वो भी घुमा फिरा के फैमिली से कनेक्टेड है। उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टरशिप का हलफ लेके ओहदा संभाल लिया है। अब वो IMF से बेल आउट की पैकेजेस की बात करेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में होगा ये कि उनको अपना सेंट्रल बैंक डिज़ोल्व करना पड़ेगा। यही चीज़ें नज़र आ रही हैं और करेंसी बोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। करेंसी बोर्ड के ऊपर आएंगे तो किसी न किसी फॉरेन करेंसी के साथ अपनी करेंसी को एंकर करेंगे लिक्विड एसेट्स के अंदर और पेक करेंगे किसी ना किसी तरह। जैसे सऊदी मॉनेटाइजेशन अथॉरिटी ने डॉलर को रियाल के साथ पेक किया हुआ है, 3.75 रियाल का $1 मिलता है। या यूएई ने पेक किया हुआ है कि 3.67 का दरहम का एक डॉलर मिलता है। वो पिछले 86 से ही चला आ रहा है, काफ़ी अर्से से ही चला आ रहा है। तो शायद ऐसा कुछ कर सकें, शायद कुछ और करें। लेकिन अगर आप देखें
तो सबसे पहले तो उनके ज़वाल की वजह फैमिली डायनेस्टी बनी कि एक ही ख़ानदान के लोग आगे पीछे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किए चले आ रहे थे। दूसरा टैक्स कट बना कि उन्हें सब्सिडीज़ वक्त के ऊपर नहीं दी, उसकी वजह से मुल्क दिवालिया हो गया। और तीसरे ये जो उन्हें नए किस्म की चीज़ें निकाली हैं कि फर्टिलाइज़र ना करो, ये ना करो, वो ना करो। और चौथी चीज़ कि उन्होंने आवाम की आवाज़ नहीं सुनी कि आवाम क्या चाहती है, आवाम क्या करना चाहती है। आप आवाम को एक हद तक दबा सकते हैं ना, उसके बाद आप क्या करोगे। कुछ हार्ड डिसीशंस आपको चाहिए होते हैं मुल्क में। वो एक जगह मैंने पढ़ा था कि वो मुल्क ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं करता जिसमें हर शख्स के पास एक नया आइडिया हो। डेमोक्रेसी हर जगह पे काम नहीं करती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सख्त डिसीशंस देने पड़ते हैं। लोगों के ऊपर आप छोड़ देंगे तो लोगों को तो नहीं पता, लोगों को अकाउंट डेफिसिट का भी नहीं पता, लोगों को नहीं पता करेंसी बोर्ड क्या होता है, लोगों को नहीं पता अर्जेंटीना में करेंसी बोर्ड ने क्या किया था, हांगकॉन्ग मॉनेटरी अथॉरिटी जो करेंसी बोर्ड है उसका क्या काम है, पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता अगर ये आ गया तो स्टेट बैंक की पावर्स का क्या होगा, लोगों को कुछ नहीं पता। तो लोग तो अपनी हाँकते रहेंगे। और ज़ाहिर बात है हम भी नारे मारते थे हम घास खा के ज़िंदा रहेंगे, तो रही अब घास खा के ज़िंदा, इस तरह नहीं रहा जाता, बहुत सारे पे काम करना पड़ता है। वाहिद हल यही है हमारे लिए कि हम उन अहल लोगों को लेकर आएँ जो इन चीज़ों को समझते हों और मुल्क को आगे लेके चल सकें। बहरहाल ये हम बात पाकिस्तान की नहीं, तुम श्रीलंका की बात कर रहे थे। श्रीलंका मुझसे बड़ा दिल से बड़ा करीब है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ। चाइना, यूएस और इंडिया के ट्रैप के अंदर जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, जो 22 मिलियन लोग वहाँ पे भुगत रहे हैं, अल्लाह दुनिया के किसी भी मुल्क को इस हालत के अंदर लेके ना आए। आप भी अपनी दुआ में याद रखें। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी।